नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में पहले चरण के मतदान हो गए और बम्पर वोटिंग हुई। 65% से ज्यादा मतदान की है वहां पर। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े, और माना जा रहा है कि ये बदलाव का संकेत है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी से खास तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ये उनकी जीत होने वाली है, लेकिन विपक्ष की और जो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ये बदलाव का संकेत है। और इतनी ज्यादा वहां पर इस फेज में, जहां पिछले चुनाव हुए हैं 121 सीटों पर पहले चरण में 18 जिलों, उनमें इतना मतदान कभी नहीं हुआ है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात और तेज पकड़ने लगी है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो शहमात का खेल चल रहा था, ये कहीं उसका नतीजा भी तो नहीं है कि बड़ी संख्या में वोट के लिए कतारों में लगना, वोट डालना और नीतीश कुमार की सभाओं में महिलाओं का आना, क्या ये नीतीश कुमार का जो पलटवार था भारतीय जनता पार्टी की के जो स्ट्रेटजी थी उसका ये नतीजा तो नहीं है। बहुत सारी चीजें इस पर बात करेंगे, लेकिन बड़े नतीजे की ओर संकेत कर रहा है पहले चरण का मतदान जिस तरीके से कल हुआ। हालांकि यहाँ जिस तरह से तमाम धांधलियां आई उनकी भी चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चुनाव आयोग की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि वोट चोरी के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हैं। बहुत चीजें उन्होंने कही हैं और कहा है कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने वोट चोरी के तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए, तमाम तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन चुनाव आयोग का कोई उस पर नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो कल के चुनाव के नतीजे जो वोट हुई है वो नतीजों पर उसका क्या असर दिखाई पड़ेगा, ये कल मतदान के दौरान भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को उनके ही क्षेत्र में मतदाताओं ने दौड़ा लिया है और आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा की उन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन लखीसराय के डीएम तक ने इस बात का खंडन कर दिया कि उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ है। लेकिन अमलेंदु जी, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी उत्साहित दिख रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव आयोग जो विपक्ष के नेता हैं यानी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी उत्साहित दिख रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बम्पर वोटिंग का मतलब लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये क्या बदलाव का, बड़े बदलाव का संकेत है? हाँ, देखिए समीर, बड़े बदलाव का संकेत तो है। अब चाहे बीजेपी की तरफ बदलाव हो और चाहे वो महागठबंधन की तरफ बदलाव हो जी, जिसकी तरफ भी बदलाव हो, लेकिन जो सूचनाएं हैं, हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं वो सूचना ये है कि महागठबंधन के पक्ष में ये जबरदस्त बदलाव है। बीजेपी जो है वो आश्वस्त इसलिए नजर आती है कि ज्ञानेश कुमार जी उसके साथ में हैं, तो बीजेपी ज्ञानेश कुमार जी के दम पर आश्वस्त होगी। दूसरा जो आरोप लग रहे हैं कि ट्रेनें बुक कराकर फर्जी मतदाता जो है कई राज्यों से भेजे गए हैं, तो हो सकता है बीजेपी उनके भरोसे खुश हो रही हो। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह वोट चोर के नारे लगे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों को देखकर और बीजेपी के प्रत्याशी तमाम जगहों पर दौड़ाए गए हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि वोट चोरी एक बिहार में बड़ा मुद्दा था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इतना वोट किया है कि वोट चोरी करने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी का काम ना होने पाए, ये संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का अपना खुश होना है, लेकिन कांग्रेस के जो राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा वाले तो हमेशा कहते रहते हैं कि जब पोलिंग होती है, ज़्यादा पोलिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, तो आज क्यों पलट रहे हैं, ये प्रमोद तिवारी पूछे। हम लोग सुन भी लेंगे प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बम्पर वोटिंग हुई है, पहले चरण में मतदान हुए हैं, वो बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं, बड़े परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जब वोटिंग का बहुत ज्यादा होती है तो फिर वो नतीजे उसके इसलिए इस तरफ दिखाई पड़ते हैं, झुके हुए होते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब क्या किस तरह का बदलाव चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि लंबे समय से, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने की बात है, या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वोट है क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से जिस तरह से वहां पर नीतीश बनाम जो बीजेपी है यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा था, उसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि बिहार की जनता
बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ जाकर भी वोट कर रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ धोखेबाजी करना चाहते हैं, यानी चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसका भी असर काफी कुछ है। कितना असर है और क्यों ये बातें कही जा रही है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं पहले प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। जो बम्पर वोटिंग हुई है और उसको लेकर जो बातें आ रही हैं सत्ता पक्ष की ओर से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो ये बहुत क्रम रहा, वहां भी नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़े। तो ये साफ स्पष्ट हो गया था और नीतीश कुमार ने बहुत ही कहा जाए कि सावधानी के साथ अपने नेताओं को यह संदेश दे दिया कि उनको क्या करना है। और अब ये वोटिंग हुई है, वोटिंग का पैटर्न देखा जा रहा है, महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी है, तो ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जो संदेश और जिन मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते उन मतदाताओं तक वो संदेश पहुंच गया है। और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से बहुत इसको उत्साहजनक बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ जिस तरह से मतदाताओं ने वहां लगातार कई जगहों पर उनके विरोध की खबरें आई, उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी के भीतर जबरदस्त हलचल है इस बात को लेकर और बड़ी मायूसी है। लेकिन नीतीश कुमार सफल रहे अमलेंदु जी, ये कहा जा रहा है। और जो मतदान हुआ है उसको देखते हुए कि जो संदेश वो जहां देना चाहते थे उन मतदाताओं तक वो संदेश बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहुंचा दिया। हाँ, बिल्कुल संदेश अच्छे तरीके से पहुंचा दिया। देना चाहते थे नीतीश कुमार संदेश, ये साफ तौर पर समझा सकता है और जो है वो काम में आ रहा है। तो अभी बीच में समीर जी कुछ गड़बड़ हो गई थी, हम लोगों की आवाज़ नहीं जा रही थी, बता दर्शक सब लिख रहे थे। शायद आवाज़ अब आ रही है, अगर आप कमेंट तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा बताइए हमको। तो चूंकि चर्चा हम कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, और अगर अब आवाज़ आ रही हो तो ज़रा एक बार ज़रूर बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ से तो तकनीकी दिक्कत अगर रही होगी तो उसको सुधार लिया गया है, तो अब उम्मीद है कि अब आवाज़ आ रही होगी। लेकिन इस चुनाव में जो कुछ हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, वो नतीजों को एक अलग तरह के नतीजे वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या वो नतीजे हैं, उससे बीजेपी उत्साहित हो सकती है या बीजेपी का जो उत्साह दिख रहा है वो एक है और अंदर से उसकी मायूसी साफ झलक रही है। बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता, और कहा यह जा रहा है कि नीति ने मतदाताओं को जो संदेश दिया है वो संदेश बहुत अच्छे
तरीके से उन मतदान और उन्होंने उसी के अनुसार उसी पैटर्न पर वोटिंग भी की है। हाँ बिल्कुल है, ये साफ जो है समझ में आ रहा है। और अब हम लोगों की आवाज़ जा रही है समझिए, तो जो आपने हमको सूचित किया कि आवाज़ हमारी आ रही है, तो अब चर्चा को आगे बिल्कुल समझिए। ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, बीजेपी में जो एक घबराहट देखने को मिल रही है और ऊपरी तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब बहुत बल्ले बल्ले है आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का पोस्टर अब बीजेपी के दफ्तर में लग गया है, सूचनाएं जो आ रही हैं उससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। और इसीलिए नीतीश के माइनस जो एनडीए है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और कल तो पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कह दिया कि ये SIR धोखा है, छलावा है। बीजेपी कुछ भी कर ले, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, तेजस्वी यादव हर हाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ा दावा कल पवन खेड़ा ने शाम को कर भी दिया। जी बिल्कुल, सुनते हैं पहले प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है कि बीजेपी अभी तक वो हमें कहती है कि यहाँ जब वोट परसेंटेज ज्यादा हो तब फिर वो बदलाव का संकेत होता है, लेकिन अब उसको बदलाव नहीं बल्कि उसी सरकार के बने रहने का संकेत कैसे मिल रहा है। तो सुनेंगे प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हो। और अभी प्रमोद तिवारी को थोड़ी देर में सुनते हैं क्योंकि उनका अभी हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो बदलाव का संकेत दिखाई पड़ रहा है वो सबके सामने है। और जो अमलेंदु जी ने अभी कहा कि सबसे बड़ा बदलाव तो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार के पोस्टर सब बीजेपी के ऑफिस में लग रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे विजुअल्स हम अभी आपको दिखाएंगे भी अगर होंगे तो। अब बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के पोस्टर नहीं लग रहे थे। जो घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें प्रधानमंत्री सबसे आगे और सबसे बड़े। हाँ। और कद नीतीश का छोटा किया गया। तो नीतीश का जो कद छोटा करने की बीजेपी ने कोशिश की, उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का ही कद छोटा हो गया और जनता ने कद छोटा कर दिया। दूसरा, वोट चोरी को लेकर जितना ज्यादा समीर जी हुआ और राहुल गांधी ने वोटाधिकार यात्रा निकाली, उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इतना वोट दिया कि करो कितनी चोरी करोगे जी, उसके बावजूद हम कर देंगे। चूंकि ये आरोप है विपक्ष का साफ तौर पे। और कल तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को संबोधित करते हुए और तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के अपराधी हैं। अभी तक वोट चोर को संरक्षण की बात कही जा रही थी, ये संरक्षण देते हैं, अब तो सीधे सीधे कह दिया कि ये लोकतंत्र के अपराधी हैं। ये गांधी ने कल रात को कही है, वो भी हम लोग बताएंगे। बिल्कुल सुनेंगे। पहले सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं इस बम्पर वोटिंग को लेकर। पहली बार इसकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इसको लेकर एनडीए के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है। राहुल गांधी आज नाम है शक्ति का, राहुल गांधी नाम है आज संघर्ष का। और इनकी जो दो बड़े नेता थे, इनके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है और आज देश की जनता इस बात को मानती है। एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूं, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आकर रुक गया है। मैं दोहरा देता हूं, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आ गया है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। बिहार की क्रांति की धरती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर बिहार को कठपुतली बनाना चाहा, दबाना चाहा, उसके खिलाफ आज बिहार
भाई उसी पैटर्न पे जब आप कहते हैं कि बदलाव का संकेत है, तो अब यही पैटर्न और इतनी ज़्यादा वोटिंग हो रही है कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया। इसका अब तक इतनी ज़्यादा इस फेज़ में वोटिंग हुई नहीं है विधानसभा चुनाव में, और अब वो बदलाव नहीं कर रहा है बल्कि आपको स्थापित करने के लिए, हालांकि नतीजे जो आएंगे वो तो बिल्कुल सामने सबको पता चल जाएंगे 14 तारीख को, लेकिन उसके पहले की बयानबाजी तक ये कहा जा रहा है कि तब तक तो आदमी खुशी मना ही ले, और यही बीजेपी के नेताओं के लिए बात कही जा रही है कि इतनी बम्पर वोटिंग में भी उनको बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा अभी थोड़ी देर पहले अमलेंदु जी ने कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे बड़ी वजह भी है, और वो वजह है चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी। बिल्कुल, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार इसके पीछे बड़ी वजह है। और कल तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार के ऊपर नाम लेकर, तीनों मुख्य मतलब जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे हमला बोला। अभी आज सुबह राहुल गांधी ने भी वोट चोरी को लेकर जो बात की, और उनका ये गुजरात में भी वोट चोरी हुई, हरियाणा में भी वोट चोरी हुई, और हमने जो है वो सारे हमने तथ्य सामने रखे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ वोट चोरी किस तरीके से की गई, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो हम लोग राहुल गांधी को समीर जी सुन भी लेंगे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं बिहार के संबंध में और किस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर, वो भी हम लोग सुनते हैं पहले, और उसके बाद फिर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा है उन्होंने, किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है और कैसे वो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने हमला बोला है, आरोप लगाए हैं, और तमाम तथ्यों के बाद उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में वहां पर ही 25 लाख वोट चोरी किए गए, जहां महज 2 करोड़ मतदाता हैं, वहां 25 लाख वोट जो फर्जी वोट के जरिए वहां पर चुनाव हुआ है। खैर, सुनते हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सिंपल सी बात है। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट, हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। ठीक है, थैंक यू। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों पर, किस तरीके से वो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और बिल्कुल जब चुनावी प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया जाएगा और एक सत्तारूढ़ पार्टी के मन मुताबिक चुनाव के नतीजे आएंगे, मतदान होंगे, तो फिर क्या होगा? लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? और ये बहुत गंभीर सवाल हैं जिनको उठाए हैं, और जिस तरीके से तमाम सबूत और दस्तावेज के जरिए पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, उस पर चुनाव आयोग की खामोशी ये बता रही है कि दाल में जरूर काला है, और बिल्कुल उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। और जो जवाब आए भी हैं वो जवाब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म के हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुबह 6 बजे ट्वीट कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि झारखंड की 121 सीटों पर कल मतदान होंगे, जबकि मतदान उसी दिन होने हैं, यानी 6 नवंबर को। खैर, और झारखंड में नहीं, बिहार में होने, और चुनाव बिहार में, चुनाव बिहार में तो इस तरीके से कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने, समीर जी, कल प्रियंका गांधी ने बिहार में एक भाषण में इन तीनों चुनाव आयुक्तों को बाकायदा नाम लेकर कहा था कि ये जो है वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी और शाह के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल देर रात एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट को राहुल गांधी ने सीधे सीधे भारत के युवा और जेन जी जो है उनको
उनको संबोधित करते हुए कहा और साफ तौर पर कहा कि आपके लोकतंत्र की इस हत्या के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ करना है। सीधे सीधे कहा। हम लोग वो ट्वीट भी देख सकते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा और प्रियंका गांधी ने जो कहा था वो भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले अगर आप बता देंगे कि राहुल गांधी ने क्या लिखा। बिल्कुल, राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं, उसके बाद वो प्रियंका गांधी ने कहा क्या है चुनाव आयुक्तों को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भारत के मेरे युवा और जेन जी साथियों, कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया। कुछ दिनों पहले बिहार में मैंने वोटर अधिकार यात्रा भी की थी ताकि जनता को एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनाव में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेनजी और आम जनता के हित में काम नहीं करती। और जान लीजिए, आपके लोकतंत्र की इस हत्या के मुख्य जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्हें बनाया गया था मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए हैं आपके भविष्य की चोरी में साझेदार। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और उन्होंने प्रियंका गांधी के उस भाषण को इसमें टैग किया है जो उन्होंने इन चुनाव आयुक्तों को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो बातें कही, जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। लगातार लोग, आप ये देखिए कि दिल्ली में वो कुछ दिन पहले वोट देने वाले लोग और उनमें जिम्मेदार लोग हैं, वो जाकर बिहार में वोट दे रहे हैं और बड़े बहुत ही एक गर्व के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, अपनी पोस्ट भी तस्वीर कर रहे हैं और ऊपर से मुंहजोरी भी कर रहे हैं। जी हाँ। मतलब चोरी और सीना जोरी जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद महोदय का डाला कि भाई इन्होंने अभी दिल्ली में भी वोट डाला था और ये पहुंच गए बिहार में भी वोट डालने के लिए, और वो सरकारी नौकरी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वहां पढ़ाते हैं और अभी सितंबर में ही वहां दिल्ली में वोट मांग रहे थे। स्थायी पता उनका यहाँ का है। भाई जहां आप रह रहे हैं तो वहीं तो आपका स्थायी पता होगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं तो बिहार में तो आप रह नहीं रहे फिर, और आप बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ आप नौकरी कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ से आप तनख्वाह गलत उठा रहे हो, तो दो में से एक काम तो चोरी हो ही रही है। लेकिन वो मुंह चोरी अपनी किए चले जा रहे हैं, तो ये भी सामने आया। तो राहुल गांधी ने यही कहा, और जिस तरीके से समीर जी वो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि ट्रेनें जो है वो भरकर भेजी गई हैं और बीजेपी ने उनका पैसा दिया है, स्पेशल ट्रेन जो है बुक करके भेजी गई है, इस तरीके के आरोप लगे। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया था कि कल हम लोगों ने देखा था, कल भी चर्चा की थी, और जब लाइव मतदान के दौरान हम लोग मतदान की खबरें दे रहे थे, उस समय भी तेजस्वी यादव ने कई लोगों की बाइट कि जब वो वोट देने गए हैं तो उनको पता लग रहा है कि उनका वोट तो दिया जा चुका है। उनका वोट दिया चुका। और उसके बाद देखिए समीर जी, ढूंढ कर लोगों को लाया गया और फिर उनका वोट डलवाया गया, फिर उनके वीडियो बना के जारी करवाए गए कि इनका वोट हमने डलवा दिया। तो यानी जो मीडिया में आ गया, जिसको पार्टियों ने ट्वीट कर दिया, उसका वोट जाकर डलवाया गया, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए उनके वोट नहीं जले। एक गांव में अगर 170 नाम काट दिए गए, एक गांव में अगर 1000 नाम काट दिए गए, तो उनके वोटों का क्या होगा? एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, एक बीएलओ महोदया को जो है पकड़ के महिलाएं जो सिर में चपत लगा रही हैं, और तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग किसके समर्थक हैं, तो कहती हैं हम आरजेडी के समर्थक हैं, और इस गांव में जो है 500 वोट काट दिए गए। 500 वोट एक गांव में काट दिए गए चूंकि वो आरजेडी के समर्थक हैं। इस तरीके की चीजें आई। तो इस तरीके की जो चोरियां आई हैं निकलकर चुनाव आयोग की, साफ तौर पर यही कहा जाए कि चुनाव की चोरियां हैं और चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार हो तो हमको फांसी दे देंगे कहने के लिए, क्योंकि आ रही है जमीन से खबरें। पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है। राहुल गांधी तो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नाम ले रहे हैं कि ये लोकतंत्र के सबसे बड़े अपराधी हैं, ये तीनों चुनाव आयुक्त जो है। बिल्कुल सीधे तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। और ये सारी जो शिकायतें हैं, मतदान प्रक्रिया को धीमी करने की शिकायतें सुबह से ही आ रही और दिन भर आती रही, बिजली मतदान केंद्रों पर बिजली काट दी गई, इन सारी शिकायतों को चुनाव आयोग ने उनका क्या संज्ञान लिया? कोई जवाब नहीं आया। और निश्चित तौर पर जब ये सब कुछ हो रहा है तो आयोग पर आरोप लगेंगे ही। सुनते हैं प्रियंका गांधी को, क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है, और ये कहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर और बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहा है। आज आपके सामने
मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था। 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी, और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी में पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव आयोग और सीधे नाम लेकर कह रही है, और कह रही कि मैं हर सभा में इन तीनों का नाम ऐसे लूंगी और दोहराऊंगी, और ये देश माफ़ नहीं करेगा। चेतावनी भी दी है कि रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका ये अपराध, जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की आप साजिश कर रहे हैं, वो अपराध आपका ख़त्म हो जाएगा। अरे रिटायर होने के बाद देश छोड़ के थोड़ी ना भाग जाएंगे, और भाग भी जाएंगे तो पकड़ के ले आए जाएंगे। सरकारों में फिर इतनी होती है, जिसको चाहती है वो आ जाता है, समीर जी। ऐसा नहीं है जो बाहर भागे हुए हैं वो सरकारों की कृपा से भागे हुए हैं। तो सरकार चाहती है तो आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे, तो आ भी जाएंगे। तो चोरी जो हो रही है, वोट की चोरी जो बड़े पैमाने पर हो रही है, साफ तौर पे हो रही है। तो योगा इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ गई है समीर जी, SIR को लेकर। और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ये आ गई है कि प्रशांत भूषण ने मामला रखा आज बेंच के सामने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची के सामने, कि SIR पर बात होनी चाहिए, लंबे समय से पेंडिंग हो। ये जो है आपके आदेश के बावजूद जो है आधार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी भी, और ये बहुत अर्जेंट इशू है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 11 नवंबर से हम इसकी शुरुआत करेंगे, और 11, 12 और 13 सभी मैटर जो हैं इंपॉर्टेंट मैटर हैं, लेकिन हम इनको देखेंगे और कैसे बीच में जो है समय निकाला जाएगा इसको सुनने के लिए। तो हम इसको अगले हफ्ते सुनेंगे। तो अगले हफ्ते अब इस पर सुनवाई होगी। फिर सवाल यही है कि अगर अगले हफ्ते सुनवाई होती है और अगले हफ्ते सुनवाई में ये आ जाता है कि ये SIR असंवैधानिक है, चुनाव आयोग नहीं करा सकता है SIR, तो फिर क्या इस SIR पर हुआ चुनाव क्या रद्द होगा, या क्या सजा मिलेगी ज्ञानेश कुमार को, बिल्कुल, और इन चुनाव आयुक्तों को,
कोई सुप्रीम कोर्ट सजा तय करेगा। आपने असंवैधानिक काम किया, आपने देश का पैसा इतना खर्च कराया, इनकी तनख्वाह से पैसा वसूला जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या इनको सजा होगी, ये सारी बातें भी फिर सवाल उठेंगे समीर जी। बिल्कुल। और 11 तारीख को, अभी कल हम लोगों ने बताया भी था कि अभी 11 तारीख को इसमें समय दिया गया है और SIR पर सुनवाई होगी। हालांकि उसी दिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान भी हो रहे होंगे और जिस SIR की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, SIR को चुनौती दी गई है, उसी की सुनवाई होनी है। लेकिन उसी के आधार पर बनी हुई मतदाता सूची से चुनाव संपन्न हो चुके होंगे, पर उसके बावजूद अगर SIR को रद्द किया जाता है तो इन चुनाव पर क्या असर पड़ेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, वही तय करेगा। लेकिन गंभीर मसला है। फिर भी इन सब के बावजूद जो पहले चरण के मतदान हुए बिहार में और जिस तरीके से लोगों ने वोट डाले हैं, उसको लेकर अब यह साफ हो गया है कि यहां बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो उत्साहित भले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह उत्साह उनका बता रहा है कि किस तरह से उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। क्योंकि ये इसमें केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत लीड कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये कि एनडीए के भीतर भी जो बीजेपी सोच रही थी कि वो जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वहीं नीतीश कुमार ने अब ऐसा किया है कि वहां बीजेपी के लिए ही एक बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। हम नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा मतदान ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सामने दिख रही है। और वोट चोरी का मुद्दा, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जनता के बीच इसको लेकर गया है, उसका बड़ा व्यापक असर दिख रहा है। बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग का एक ये भी कारण बताया जा रहा है। एक बार सुनते हैं वीआईपी के नेता और इंडिया गठबंधन की ओर से जो डिप्टी सीएम के फेस हैं मुकेश सहनी, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा भी वोट परसेंटेज बढ़वाने में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ बहुत है। बड़ा मददगार साबित हुआ है। और समीर जी, हम लोगों ने भी लगातार ये बात कही थी कि भाई वोट चोरी कर रहे हैं, 20% की वोट चोरी करेंगे जी। आप इतना भर दीजिए कि इनकी 20% की चोरी जो है वो भी खत्म हो जाए। 20% की चोरी के बावजूद आप जो है मतलब घर से निकलिए, मतदान कीजिए। और जिस तरीके से लोग निकले हैं और मतदान किया है समीर जी, और यूथ बड़ी संख्या में निकला है और ये बात करता हुआ निकला है रोजी रोटी रोजगार की, तो ये समझा जा सकता है कि ये किस तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बीच SIR को लेकर एक और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, और ये है कि जो तमिल मुन्नेत्र कड़गम जो है वो तमिलनाडु में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज जस्टिस BR गवई जो CJI है, उनकी बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट विवेक सिंह ने ये मामला रखा कि हमने याचिका दायर की है, इस पर सुनवाई हो, तो इसको 11 नवंबर के लिए लिस्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आ रही, तो 11 नवंबर को तमिलनाडु के SIR पर भी सुनवाई होगी। हाँ, चूंकि तमिलनाडु ने कह दिया है कि वो SIR नहीं कराएंगे और ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि मैं इम्यूनेशन फॉर्म ही नहीं भरूंगी। देखें चुनाव आयोग मेरा कैसे रद्द करता है वोटर आईडी कार्ड। तो कई राज्य खिलाफ हैं और इस बीच में चूंकि 12 राज्यों में फिर SIR कराने की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है, लेकिन कई राज्य उसके लिए तैयार नहीं है और अब DMK ने इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। 11 नवंबर को उस मामले की भी सुनवाई होगी, तो बड़ा दिन होगा इस लिहाज से भी, और उस दिन आखिरी फेज की वोटिंग हो रही होगी बिहार में उस लिहाज से भी। और उस दिन भी ये उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके से बड़ी संख्या में मतदाता निकल कर आएंगे और वोट डालेंगे, अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन मताधिकार का प्रयोग वहां पर और भी कई तरीके से हो रहा है। कुछ लोग कई राज्यों में 6 महीने 8 महीने पहले दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और जाकर वहां भी डाल रहे हैं इसको। अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है अमलेंदु जी, इतनी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में जो चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया कराई है, तो देखा क्या उसने? लोग दिल्ली के वोटर जाकर बिहार में वोट डाल रहे हैं, 2-2 जगह वोटर हैं। ये डुप्लीकेशन ही तो जांचने के लिए कर रही थी, ना तो घुसपैठिए जांच पाई और ना ही डुप्लीकेशन रोक पाई। हाँ, ना घुसपैठियों को जांच पाई, ना डुप्लीकेशन देख पाई। और समीर जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपने कहा था कि मतदाता सूची शुद्ध होगी, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध क्यों नहीं बन पाई जी, ये भी सवाल है। और आज समीर जी, राजीव शुक्ला जो हैं वो बिहार में थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, इसको भी सुनेंगे। और कल रात सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बीजेपी के सांसद महोदय का मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से दिल्ली में भी उन्होंने वोट डाला और फिर जाकर उन्होंने वोट जो था वो बिहार में भी डाला। तो ये भी मसला कल जो था वो बिहार में उठा है और इस पर लेकर खूब सारी बातचीत हो रही है। और ये भी सवाल उठे कि भाई अगर घुसपैठिए हैं तो घुसपैठिए जो है वो कहाँ से आ गए हैं, ये सारी बात जो है ये भी साफ तौर पर आई थी। और सुन लेते हैं पहले मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, वीआईपी के नेता और जो
बम्पर वोटिंग हुई है और ये क्या संकेत दे रही है, इसको लेकर। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है, बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। तो सीधे सैनी कह रहे हैं कि खुश हो रहे हैं तो हो लेने दीजिए, 12-14 तारीख को तो सब पता लग ही जाएगा। लेकिन अगर खुश हो रहे हैं अमलेंदु जी, अभी एक जगह मैं देख रहा था किसी इंटरव्यू में जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 160 सीट आएगी उनकी। हाँ, तो लेकिन नीतीश कुमार तो 225 कह रहे थे जी। तो ये तो सीधे सीधा एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि ये 65 सीट का तो नुकसान जेपी नड्डा ने कर दिया और अमित शाह भी 160 कह रहे हैं। तो मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि अमित शाह जितना बोलते हैं उसमें से 100 कम कर किया जाएगा। तो अगर 160 कह रहे हैं तो समीर जी इसका मतलब एनडीए 60 सीटों पर आ रहा है। ये सीधी सीधा, और ये टेस्टेड फार्मूला है। अमित शाह जितना कहे 100 सीधे घटा दो। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश सब जगह जहां भी, तो जहां जितना कहें अमित शाह की इतने आएंगे, 100 सीधे सीधे कम करो, उसके बाद बात शुरू करो। तो अमित शाह ने 160 कहा तो सीधे सीधे 100 कम करो, 60। तो 60 पे जो है इसका मतलब एनडीए वहां आ रहा है, ये समझा जा सकता है। क्योंकि अमित शाह जी ने 160 कहा है तो हमारा कहना नहीं, तो ये साफ तो समझा जा सकता है। इसको लेकर जो जबरदस्त मतदान हुआ, इसको लेकर तेजस्वी ने युवाओं से भी अपील की है। तेजस्वी की अपील भी जो है वो जैन जी और युवाओं से ज्यादा है अपील। तो तेजस्वी को भी हम लोग सुन सकते हैं कि तेजस्वी ने प्रथम चरण के जबरदस्त मतदान को लेकर युवाओं से फिर क्या अपील की है। तो सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो ये युवाओं को संदेश है, बिहार के लोगों को संदेश, और जो बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं मतदाता, उन्होंने वोट दिया, बावजूद इसके कि लोगों को वोट देने से रोकने की भी कोशिश हुई। कल हम लोग जब सुबह ये लाइव कर रहे थे मतदान का किस तरीके से वहाँ चल रहा है, तो राजधानी पटना में कई महिलाएं कह रही कि उनको तो एक पर्ची की वजह से वोट देने से रोका जा रहा है। बाद में फिर वहाँ के डीएम को एक मैसेज जारी करना पड़ा कि पर्ची की वजह से किसी को नहीं रोका जा। बहुत सारी चीज़ें थी, और किस तरह से आरजेडी बार बार ट्वीट कर रही थी कि जगह जगह मतदान की प्रक्रिया धीमी की जा रही है, खासतौर से उन जगहों पर जहां इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। इन सारे आरोपों के बीच इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग का नतीजा जो दिख रहा है, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो ये कि बिहार में लोगों ने बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर वोट दिया है। बिल्कुल, बिहार में बदलाव के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और जो आपने समीर जी बात कही बिजली काटे जाने वाली, और बिजली काटे जाने की से बिजली नहीं काटी गई है।
यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ने की तेजस्वी की अनुमति नहीं दी गई, और जहां जहां सभाएं थी शाम को वहां बिजली काट दी गई। जी। आरजेडी ने इसको ट्वीट किया है और आरजेडी ने इसको लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं समीर जी। वो भी हम लोग आरजेडी का ट्वीट दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या अंधेरे का उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या लिखा है आरजेडी जी ने? बिल्कुल, वो अंधेरे का वीडियो, उसको वीडियो भी हम देखेंगे, और उसमें मोबाइल की लाइट जलाकर लोग वहां पर उजाला किए हुए हैं, और लिखा है आरजेडी ने कि हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं दी तो देर रात्रि तक कटिहार से लेकर पूर्णिया तक गठबंधन के उम्मीदवारों की 4 जनसभाओं को सड़क मार्ग से पहुंचकर संबोधित किया। बिजली काट दी गई है, फिर भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रचार जारी रखा, सब प्रपंचों से लड़ेंगे। और ये तस्वीर और उसका जो वीडियो है वो जारी किया है आरजेडी ने कि वहां पर मोबाइल फोन की टॉर्च जो होती है उसकी लाइट जलाकर लोगों ने वहां पर रोशनी कर रखी, यानी जनसभा में, रैली में वहां बिजली काट दे रहे हैं। अब ये सब तो बड़े इसको क्या कहा जाए, तो एक चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लगातार हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मतदाताओं को उनके वोटिंग राइट से कैसे वहाँ पर हटाने की और उससे रोकने की कोशिश की गई। कई लोग मतदाता मिले जब वहाँ पर लाइव थे, डीबी लाइव के साथी संपादक राजीव जी थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 4 भाई हैं, एक का केवल वोटर लिस्ट में नाम है, बाकी 3 का नाम ही काट दिया गया, जबकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया था, उसके पहले वोट दिया था। ये सब चीजें हो रही हैं, तभी इसके लिए चुनाव आयोग पर हमला बोला जा रहा है। चुनाव में वोट दिया था, उसके बाद जो अद्यतन सूची आई उसमें भी जो आईआर हुआ उसमें भी नाम है वोटर लिस्ट में, जनवरी 2025 की ही, और एसआईआर में नाम काट दिया गया। और एसआईआर में नाम किसका रखा गया है? जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं और बिहार भी वोट दे रहे हैं, और फर्जी वोटर जो भेजे जा रहे हैं ट्रेनें बुक कर करके, उनके नाम डाले जा रहे हैं। बिहार के मतदाता जब वोट डालने जा रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि वोट तो आपका पड़ गया है। हाँ बिल्कुल, वोट पड़ गया, ये कहा जा रहा है। पवन खेड़ा ने भी इसको लेकर समीर जी कि किस तरीके से घपले किए गए हैं, लेकिन घपलों के बावजूद जो है महागठबंधन की सरकार बंदी, ये पवन खेड़ा ने दावा किया। हम लोग सुन सकते हैं पवन खेड़ा ने क्या दावा किया। जी बिल्कुल, सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। और कई ये लगातार ये बयान आ रहे हैं तमाम नेताओं की ओर से भी और बीजेपी के नेताओं की ओर से भी आ रहे हैं। और जैसा अभी हमने बताया कि एक जगह आप देख रहे थे कि वहाँ एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग का मतलब है कि एनडीए 160 सीट पाएगा। अभी तक बम्पर वोटिंग का मतलब हुआ करता था कि बदलाव हो रहा है बीजेपी के लिए। खैर, सुनते हैं पवन खेड़ा को, इस बम्पर वोटिंग से उनको क्या संकेत समझ में आ रहा है। बिहार का मतदाता गुस्से में आज वोट दे रहा है। नौजवानों में खास तौर पे उत्साह दिखा, महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा दिखा, क्योंकि ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने घर में रोज सुबह बेरोजगार बच्चों को देखती हैं और उन्हें दुख होता है। पुरुषों में, बुजुर्गों में, व्यापारियों में, सब में वो गुस्सा दिखा जो बिहार के कई पुराने लोग बता रहे थे। ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये गुस्से का वोट है, और गुस्से का वोट हमेशा बदलाव का वोट होता है। ये बदलाव का भारी बहुमत 121 सीटों पर आपने देखा, और अगले चरण में 11 तारीख को जो 122 सीटें बची हैं उसमें भी यही मूड, कमोबेश इससे ज्यादा मूड खराब है लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख की शाम को फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से हम मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये बम्पर वोटिंग का सिलसिला ये जारी रहे, पवन खेड़ा कह रहे हैं। और पवन खेड़ा और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, घटक दल हैं, उनको इसमें बदलाव की बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि जब इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है तो फिर वो बदलाव के लिए वोट होता है। किस तरीके का बदलाव है निश्चित तौर पर ये 14 तारीख को ही पता लगेगा मतगणना के बाद। लेकिन वोटिंग इतनी ज़्यादा होती है तो एक जो जनरल ट्रेंड होता है वो बताता है कि ये जो मौजूदा सरकार है उसको हटाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की है। बहुत सारे चुनाव इसके साक्षी हैं, उनमें इस तरह का जो पैटर्न होता है उससे साफ दिखाई पड़ता है। और अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, 2 ही चरण में मतदान हो रहे हैं। लेकिन इस चरण के मतदान को देखते हुए निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक बेचैनी है, बौखलाहट है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के
के भीतर है अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल, बीजेपी में सबसे ज़्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के दो एजेंडे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं समझिए जी। एक तो ये कि महागठबंधन की या मान लीजिए सरकार बन जाए और नीतीश कुमार बीजेपी से ज़्यादा सीट लेकर आ जाए। जी हाँ, जिसकी संभावना जो वहां पर बताई जा रही है, दोनों ही संभावनाएं बताई जा रही हैं, दोनों ही संभावनाएं बताई जा रही हैं। संभावनाएं हैं, कुछ भी चर्चा हो सकती है, दावे हो सकते हैं, लेकिन संभावनाएं दोनों ही बताई जा रही हैं कि एक तो नीतीश बीजेपी से ज्यादा सीट लेके आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये संभावनाएं हैं, लोगों के अपने कयास हैं। बाकी जो एग्जिट पोल आएगा हम लोगों का वो 11 तारीख को आएगा कि किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं ये हैं। तो ये एक तरीके से बीजेपी के लिए दोहरा जो है वो झटका होगा, बशर्ते भी जोड़ दिया जाए ज्ञानेश कुमार जी का सहयोग जो है वो अच्छे तरीके से ना मिल पाया हो। हाँ, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, क्योंकि असली चुनाव तो ज्ञानेश कुमार जी ही लड़ रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है अपना लड़ रहे हैं, चूंकि चुनाव है तो लड़ना है, बाकी असली चुनाव तो ज्ञानेश कुमार जी लड़ रहे हैं। सारे जो एग्जिट पोल है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, पब्लिक का जो मूड है, हरियाणा में हो चाहे महाराष्ट्र में, वो तो बिल्कुल अलग कह रहा था। और नतीजे बिल्कुल अलग आ गए। नतीजे वो आ गए जो मतदान से ठीक पहले नायब सिंह सैनी ने कहा कि सारा इंतजाम हो गया। तो नीतीश कुमार ने तो अभी तक नहीं कहा है कि इंतजाम हो गया, हालांकि लेकिन जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी बता रहे हैं कि 160 सीटें आएंगी। तो खैर वो तो हमने बता दिया कि 100 सीटें कम कर दी जाए, अमित शाह ने जो कहा है। लेकिन समीर जी, ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली भी हैं, और इसीलिए बीजेपी के चेहरे की हवाइयां, बीजेपी नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कल सीधा प्रहार तीनों चुनाव आयुक्तों और खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर किया है। ये बहुत एक तरह से कहा जाए, और उन्होंने तो कहा है कि ये लोकतंत्र के असली अपराधी हैं, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं राहुल गांधी। और आज एक जनसभा में अमलेंदु जी बड़ा एक वहां पर रहा कि एक किसी पोस्टमैन, एक गरीब तबके के व्यक्ति को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वहां किस तरीके से राहुल गांधी ने अपील की है उसको भी हम देखते हैं, और उस पर उसको कांग्रेस पार्टी ने उसको ट्वीट भी किया है, वो हम देखेंगे। और कि क्या कहा राहुल गांधी ने वहां के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी, और वहां जो मौजूद जनता है उसको भी। देखिए, आप पोस्टमैन के बेटे हो, और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। और जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। किसानों के बारे में, यहां के मजदूरों के बारे में। ये भैया लाइए, मखाना लाइए। ये यहां की मेहनत है, ये मेहनत का फल है। मगर इसके लिए जो ये काम करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। ये अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो काम बिहार में इसके लिए लोग करते हैं, तालाब में जाके बीमार होके, उनको इसके लिए पैसा नहीं मिलता। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको इसका पूरा का पूरा फायदा, इसका पैसा मिले। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो ये इरफान आलम है और पोस्टमैन के बेटे हैं, उनको दिया है और बताया किस तरीके से, कितनी मेहनत से वो कहाँ पहुँचे हैं और क्यों उनको टिकट दिया गया है। ये आज की जनसभा में वहाँ पर, और दूसरे चरण में वहाँ मतदान होने हैं। लेकिन अमलेंदु जी, कल के मतदान की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, कई वीडियो इस तरह के वायरल हुए, लेकिन उसमें डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा हैं वो बता रहे हैं गुंडा राज है बिहार में। हाँ, वो बता रहे हैं बिहार में गुंडा राज है 20 साल से। वो बता रहे हैं कि गुंडा राज है बिहार में और क्या कुछ हो रहा है, और किस तरीके से आरजेडी के एक एमएलसी हैं उनके साथ उनकी भिड़ंत हुई, लेकिन उनके ऊपर वहां की जनता ने किस तरह से उनका स्वागत किया वो देखने वाली बात है। और वे उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर हमला हुआ है। हाँ। लेकिन वहां के डीएम ने सीधे सीधे कहा कि यह हमला नहीं है, वहां
की जनता का आक्रोश है और इसको हमला नहीं, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ, यानी किसी तरीके से उन पर हमला नहीं किया गया है। कीचड़ और पानी और चप्पल ये उनकी गाड़ी पे अगर फेंका गया है तो जनता की नाराजगी है और उसमें कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता वो नहीं थे, स्पष्ट तौर पर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। धमकी भी दे रहे थे कि बुलडोजर चलवाएंगे। हाँ, वो खैर धमकी दे रहे थे कि सरकार बनने दीजिए, लेकिन उनके आरोपों को लेकर, उनकी बातों को लेकर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि विजय सिन्हा तो खुद ही अपनी सरकार की पोल पट्टी खोल दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा प्रशांत किशोर ने। बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हैं, कह रहे धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज झेल रहे हैं। आरजेडी के भी एक विधायक और पुलिस को धमका रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई, वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। आरजेडी के विधायक और पुलिस को धमकी दे रहे थे, 122 सीटों में 100 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी, खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। तो ये पर जो वोटिंग हुई है, चूंकि रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, अब पार्टी चला रहे हैं जनसुराज, और उनकी पार्टी भी बड़ा चर्चा में रही चुनाव के दौरान और वहाँ पर कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो बात कह रहे हैं बदलाव की कि बम्पर वोटिंग का सीधे मतलब है, लेकिन अमलेंदु जी, विजय सिन्हा के आरोपों पर जो उन्होंने बात कही है कि अपनी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब उजागर कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, अपनी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब उजागर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि बता रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज है। हाँ। ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि देखिए यहाँ गुंडा राज है और हमारी सरकार बनेगी तो हम बुलडोजर चलवाएंगे, सब गुंडा राज है। तो ये तो बता रहे, इसको अपनी सरकार वो नहीं मान रहे, नीतीश की सरकार को। नहीं, नीतीश की सरकार को अपनी सरकार मानने और नहीं मानने, लेकिन वो बता रहे हैं कि 20 साल से वो सरकार चल रही है बीजेपी के समर्थन से, उसमें गुंडा राज है और मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं साफ तौर पे। विजय कुमार सिन्हा ने, समीर जी, कल उनकी जो ये वायरल हुई है, आप समझिए कि बीजेपी का कम से कम मैं समझता हूँ कि 50% से ज्यादा का नुकसान अकेले विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया जी। ये बता रहे हैं कि गुंडा राज है और जिस तरह की साफ तौर पर धमकी देने, अब तो लोगों को लग गया कि आएंगे तो बुलडोजर चलवाएंगे, ये यही करेंगे, अपने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालेंगे। तो इसीलिए उसके बाद आप देखिए कि सुबह तक तो हल्की वोटिंग थी जी। हाँ, उसके बाद और तेज हुई है जी। उनके इलाके में लखीसराय में सबसे कम वोटिंग थी, 7% थी, और उसके बाद बढ़ गई। तो यानी इनके इस बयान के बाद वोटिंग बढ़ी है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया उसका क्या नुकसान होगा। राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, आज उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, समीर जी, दावा उन्होंने किया है कि सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं कल की उसमें जी। हाँ। और दोनों उप मुख्यमंत्री हार रहे हैं, ये भी उनका दावा है, हम लोग सुन सकते हैं। और यही बात अभी प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी से पूछिए वो अपनी सीट जीत रहे कि हार रहे हैं। खैर, सुनते हैं राजीव शुक्ला को क्या कहा है उन्होंने कल की वोटिंग के आधार पर, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन क्या संभावना देख रहा है। कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद हमारी अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है
वोट ज्यादा पड़े, मतलब मीन्स की पिछली की तुलना में, माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनावों के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो पहला संकेत तो यह है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है, और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया बल्कि जो है उसको चलाते ना प्रेस को, ये देखो, ये तो बिजली का हाल है, 5 स्टार। अमलेंदु जी, अब जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं राजीव शुक्ला, वो अलग बात है, और कह रहे हैं कि 12 से 15 मंत्री हार जाएंगे, बम्पर वोटिंग सीधे सीधे बदलाव का संकेत दे रही है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिजली चली गई। हाँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिजली चली गई। लेकिन यहाँ एक बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है समीर जी, कि राजीव शुक्ला पत्रकार भी रहे हैं, और राजीव शुक्ला ने पॉलिटिकल पत्रकारिता ही की, मतलब राजनीतिक पत्रकारिता ही की है। और एक तरह से कहा जाए कि अटल जी का जो एरा शुरू हुआ प्रधानमंत्री बनने का, उससे पहले की जो पत्रकारिता है राजीव शुक्ला की, आकलन उनके उस समय के भी सटीक बैठे हैं जी। तो आज भले ही वो एक राजनेता के तौर पर बात कर रहे हो, लेकिन पत्रकार हमेशा पत्रकार रहता है, बाद में भले ही समोसा बेचने लग जाए। हालांकि राजीव शुक्ला तो अरबों के आदमी हैं, बीसीसीआई चला रहे हैं पूरी, जय शाह के से लेकर के और अरुण जेटली तक सबको चला चुके हैं वो। तो उनका जो दावा है वो दावा थोथा नहीं होगा। मुझे लगता है कि थोथे दावे करने से राजीव शुक्ला जरूर बचेंगे, बाद में पकड़े ना जाए कि आपने तो ये दावा किया था। तो इसलिए गंभीरता हो सकती है, ये है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज समीर जी बधाई दी है मतदाताओं को पहले चरण के, और दूसरे चरण के मतदाताओं से जो अपील की है, वो भी काफी गहरी बात है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी का पोस्टर बीजेपी के दफ्तर में लग गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसके पीछे की कहानी, यानी नीतीश अपना काम कर चुके हैं और आगे भी नीतीश अपना काम करेंगे, ये खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देख लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है, किस तरीके से उन्होंने मतदाताओं का आभार भी जताया है, और अगले चरण के मतदान के लिए लोगों से और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की है। नीतीश कुमार लिख रहे हैं कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है, अब समय है बिहार को सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। ये अब नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लोगों का आभार जताया है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार ने बड़ी तरक्की की है। विजय कुमार सिन्हा उन्हीं के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं 20 साल से जंगल राज है, और अपनी पार्टी के बारे में खुद ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी पार्टी के बारे में खुद ही बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि गुंडा राज है, और डीएम को और एसएसपी को दोनों को जो है खूब एक तरह से कहा जाए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात समझिए कि उनका जो वीडियो वायरल हुआ है कल पूरे दिन भर, और आज भी वो वायरल हो रहा है, बीजेपी का काम अकेले विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया है, निपटा दिया है, एक तरह से कहा जा सकता है। ये बिल्कुल, जिसकी रणनीति इतने दिनों से नीतीश कुमार बना रहे थे, वो अकेले विजय कुमार सिन्हा ने चुनाव के दिन कर दिया। बिल्कुल, अकेले विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया। अब नीतीश कुमार को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, विजय कुमार सिन्हा काम कर चुके हैं। तो अब क्या कुछ होता है, अब 11 तारीख को क्या होता है वो भी देखना होगा। लेकिन इस बम्पर वोटिंग का जो ट्रेंड है, निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि अगले चरण में भी, यानी 11 तारीख को भी ये बना रहेगा, और इस बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार
बिहार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। न केवल विपक्ष का कहना है बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी। क्या कुछ होता है जिस पर रहेगी हमारी निगाह। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि SIR पर भी 11 नवंबर को सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां उसके बारे में जानकारी दी है। तो मतदान भी हो रहा होगा और SIR पर सुनवाई भी हो रही होगी कि बिहार में जो SIR के जरिए मतदाता सूची बनाई गई उसका बनाने का, SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है या नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन 11 तारीख का होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो इस बम्पर वोटिंग से उसकी जो हवाइयाँ उड़ी हैं, नीतीश कुमार के खेमे में जनता दल यूनाइटेड में खुशी है, इंडिया गठबंधन में खुशी है, तो ये तमाम समीकरण जो बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, ये अभी और ज़्यादा ये दिलचस्प नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे। और मतदान के बाद तो सारी चीज़ें चुनाव के नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो ही जाएंगी। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और